हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास अगेन। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एनिमल टिश्यूज़। ठीक है, एनिमल टिश्यूज़ के अंदर हम लोग एपिथेलियल टिश्यूज़ को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एक एक करके सिंपल टिश्यूज़ के सभी पार्ट्स को स्टडी कर लिया था। आज हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम की तरफ बढ़ रहे हैं और हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड एपिथेलियम किस टाइप की होती है, कितनी लेयर्स होती हैं और कहाँ कहाँ पर हमारे बॉडी के किन किन पार्ट्स को वो लाइन करती है या फिर कवरिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे कि एक बार फिर से मैं आप लोगों को एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू था, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू था उसके दो पार्ट्स थे। ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यू था उसके दो पार्ट्स थे। पहला था सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल के हम लोगों ने 5 टाइप्स को स्टडी कर लिया था, जो कि कौन से थे एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, कॉलमनार, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड और ग्लैंडुलर। इनको हमने एक एक करके डिटेल में स्टडी कर लिया था और अब बचती है हमारी कंपाउंड एपिथेलियम या फिर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो आज हम डिटेल में करने वाले हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। अब सबसे पहले बात करेंगे कि जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है ये सिंगल लेयर होगा या फिर इसमें मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगी। तो इसका आंसर ये है कि इसमें एक से ज़्यादा लेयर्स होंगी किसकी? सेल्स की। और कंपाउंड तभी बनता है जब दो अलग टाइप्स की सेल्स मिलकर के किसी लेयर का फॉर्मेशन करें। ठीक है, जैसे कि केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कंपाउंड तभी होगा जब दो अलग अलग मिक्सचर, जो अलग अलग चीज़ों को आपस में मिक्स कर दिया जाए, तभी बोलेंगे कंपाउंड। अगर किसी बीकर को लें और उसमें सिर्फ एक चीज़ लें और दोबारा जैसे कि हमने वाटर लिया और उसी में वाटर फिर से ऐड कर दिया, उसी में वाटर फिर से ऐड कर दिया, तो क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। जब तक उसमें कोई अदर सोल्यूट ना मिलाएं तब तक हम उसको कंपाउंड नहीं कह सकते। सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई होगी। यहाँ पर कई अदर टाइप्स की सेल्स, कई अदर टाइप्स की एपिथेलियल सेल्स मिलकर के क्या बनाएंगी? मल्टीपल लेयर्स बनाएंगी किसकी? सेल्स की। और इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम फर्दर कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम, compound epithelium and stratified, stratified compound epithelium। ठीक है, अब एक एक करके इनको हम स्टडी करने चल रहे हैं। देखते हैं ट्रांजिशनल जो हमारी एपिथेलियम है, ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम, इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टर है ये होगी 2 से लेके 6, 2 to 6 सेल लेयर्स, 2 to 6 सेल लेयर्स थिक। ठीक है, कितनी सेल लेयर्स प्रेजेंट होंगी? 2 से लेकर 6 सेल लेयर्स इसमें क्या हो सकती हैं? प्रेजेंट हो सकती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन, basement membrane is absent, membrane is absent।
उसके बाद जो हमारी ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम है, इसके पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, जो कि है इसकी सेल्स आपस में स्ट्रेच कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? स्ट्रेच। ठीक है, इनका शेप क्या हो सकता है? बढ़ सकता है इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। ठीक है, स्ट्रेचेबल होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे अलाउ स्ट्रेचिंग, अलाउ स्ट्रेचिंग एंड they have capability to recoil, capability to recoil। ठीक है, ये जो सेल्स हैं ये क्या करेंगी? स्ट्रेच भी कर सकती है सेल लेयर और फिर वापस से रिकॉइल हो सकती है। ठीक है, किस तरीके का होता है इसका डायग्राम? इस साइड में देखेंगे, यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट थी, तो सीधे यहाँ पर बनाएंगे सेल्स, इस तरीके से सेल्स बनाएंगे। ये है हमारी क्यूबॉइडल सेल्स, और क्यूबॉइडल सेल्स में न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड था और राउंडेड इन शेप था, राउंडेड इन शेप। इसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं 2 से 3 लेयर पियर शेप सेल की। पियर मीन्स नाशपति, पियर शेप सेल। ठीक है, इस तरीके से 2 से 3 लेयर प्रेजेंट होंगी पियर शेप सेल की, 2 लेयर, और ये हो गई तीसरी लेयर, ये हो गई तीसरी लेयर। ठीक है, सभी में न्यूक्लियस, और इसके ऊपर रिएक्टेंगुलर सेल्स होंगी, रिएक्टेंगुलर सेल्स होंगी इस तरीके से ये। ठीक है, अब इसको लेबल करते हैं। ये कौन सी सेल है? क्यूबॉइडल सेल, क्यूबॉइडल सेल्स। ये 2 से 3 लेयर किसकी? 2 to 3 लेयर्स ऑफ पियर शेप्ड सेल, पियर शेप सेल्स। ठीक है, और ये हो जाएगी रेक्टेंगुलर सेल्स, रेक्टेंगुलर सेल्स। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम का। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये स्ट्रैटिफाइड का पोर्शन नहीं है। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम, ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम, एपिथेलियम। ठीक है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होगी हमारी बॉडी में? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल इज यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर्स, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स, और इसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज यूरोथीलियम, इसको बोलते हैं यूरोथीलियम। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेचिंग की आवश्यकता है या फिर नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि वहाँ पर जैसे जैसे यूरिन की फिलिंग होती है, उस यूरिन को होल्ड करने के लिए ब्लैडर की एपिथेलियम क्या करती है? स्ट्रेच करती है। ठीक है, क्या लिखा है पॉइंट? अलाउ स्ट्रेचिंग, समझ पा रहे हो? एंड दे हैव कैपेबिलिटी टू रिकॉइल। जब यूरिन बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है, तब ये एपिथेलियम वापस से रिकॉइल हो जाती है, ब्लैडर का साइज छोटा हो जाता है। और जब आप उससे पहले यूरिन जब से फिल हो रहा होता है ब्लैडर में, तब क्या होता है? एपिथेलियम को क्या करना है? स्ट्रेच करना है। ठीक है, जिससे कि उसमें यूरिन फिल हो सके, और जैसे यूरिन बॉडी से बाहर पास हो जाएगा तो क्या होगा? एबिलिटी टू रिकॉइल। ठीक है, ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम, और इसको इसी वजह से कहते हैं यूरोथीलियम। ठीक है, ये तो ये हमारा क्या हुआ?
ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम। दूसरा क्या था? स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम, ये भी फर्दर टू टाइप्स की होगी। सबसे पहली होगी नॉन केराटिनाइज्ड और दूसरी होगी केराटिनाइज्ड। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स देखते हैं। ये होगी मोर देन 6 सेल लेयर थिक। ठीक है, मोर देन 6 सेल लेयर थिक, जबकि ये भी होगी मोर देन 6 सेल लेयर्स थिक। यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट, और यहाँ पर भी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट। अब ये सोचो कि जब सारी चीज़ें सेम है तो अलग अलग टाइप क्यों किया गया? तो अलग अलग टाइप इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर है इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, वो है सेल्स आर filled with keratin प्रोटीन। इन सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? केराटिन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब बनाएंगे इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई हमने, इसके ऊपर बनाएंगे कॉलमनार सेल्स। इस तरीके से कॉलमनार सेल्स बनाएंगे। कॉलमनार सेल्स, और कॉलमनार सेल्स में न्यूक्लियस बेस पे था। ठीक है, इसके ऊपर बनाएंगे स्क्वामस सेल्स। डायरेक्ट स्क्वामस सेल बेसमेंट पे नहीं होंगी। ठीक है, ये इसके ऊपर बनाएंगे स्क्वामस सेल्स। ठीक है, तभी तो बनेगी ना कंपाउंड एपिथेलियम। अब यहाँ पे लिखेंगे दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये है कॉलमनार सेल्स, दीज आर स्क्वामस सेल्स। ठीक है, इसमें क्या होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, फिर कॉलमनार सेल्स होंगी और उसके ऊपर होंगी स्क्वामस सेल्स। ठीक है, अब इसका नाम लिखेंगे। अब इसका नाम हो जाएगा नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, या फिर स्क्वामस कंपाउंड एपिथेलियम। और इसका एक और पॉइंट नोट करेंगे। पॉइंट है कि 8 लाइंस मतलब अंदर लाइनिंग प्रोवाइड करेगी मॉइस्ट एरियाज। और मॉइस्ट एरियाज का क्या एग्जांपल है? जैसे वजाइना ऑफ फीमेल एंड बक्कल कैविटी। ठीक है, नेक्स्ट साइड में चलते हैं केराटिनाइज की तरफ। यहाँ पर भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाएंगे, इसके ऊपर बनाएंगे कॉलमनार सेल्स जो कि लॉन्ग एंड सिलेंडर होती हैं और कॉलम शेप होती हैं। इनका न्यूक्लियस बेस पे होता है
और इसके ऊपर हम फिर से बनाएंगे स्क्वैमस सेल्स जिनकी बाउंड्री इरेगुलर होती है और पॉलीगोनल इन शेप होती हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी स्क्वैमस सेल्स। और इसके ऊपर हम एक लेयर बनाएंगे जिसको बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। और यहाँ पर हम फिल करेंगे केराटिन। इन सेल्स में केराटिन भरा होता है। क्या भरा होता है? केराटिन। ठीक है, अब लेबल करते हैं, देखते हैं। ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये है कॉलमनार सेल्स, ये है स्क्वैमस सेल्स। ठीक है, और ऊपर वाली लेयर को लिखेंगे स्ट्रैटम कॉर्नियम। स्ट्रैटम कॉर्नियम, ये ऊपर। और इसमें प्रेजेंट है, सभी सेल्स में क्या प्रेजेंट है? ये है केराटिन। केराटिन, और केराटिन की प्रेजेंस की वजह से ही इसका क्या नाम हो जाएगा? केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम। और ये प्रेजेंट होती है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एपिडर्मिस। प्रेजेंट इन एपिडर्मिस। ठीक है, कितने टाइप की कंपाउंड एपिथेलियम? 2 टाइप की, ट्रांजिशनल एंड स्ट्रैटिफाइड। ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ पर प्रेजेंट होगी? यूरिनरी ब्लैडर में और यूरेटर्स में, और उसको क्या बोलेंगे? यूरोथीलियम भी बोलते हैं। जबकि स्ट्रैटिफाइड 2 टाइप्स की हो जाएगी, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। नॉन केराटिनाइज्ड की बात करें तो इसमें केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, फिर कॉलमनार सेल्स, देन स्क्वैमस सेल्स। और केराटिनाइज्ड की बात करें तो स्ट्रक्चर सेम है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, उस पर कॉलमनार सेल्स, देन स्क्वैमस सेल्स, और ऊपर एक स्ट्रेटम है जिसका नाम है स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, इन सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? केराटिन प्रेजेंट होगा। केराटिन एक टाइप की प्रोटीन है जो कि इस टाइप की एपिथेलियम कहाँ है? एपिडर्मिस में। ठीक है, एक एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे जो फंगस होते हैं वो हमारी स्किन पर क्या करते हैं? ग्रो कर सकते हैं। फंगस हमारी स्किन पर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी स्किन जो कि एपिडर्मिस, उसमें क्या प्रेजेंट है? केराटिन प्रोटीन। ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट है? केराटिन प्रोटीन। और फंगस इसी केराटिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं, केराटिनेज। ठीक है, केराटिनेज। ठीक है, उस एंजाइम से क्या करते हैं? इस केराटिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं और हमारी सेल्स में क्या करते हैं? एंट्री लेते हैं और बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट कर देते हैं फंगस। यहीं से रिलेशन है फंगल इन्फेक्शन का। ठीक है, तो केराटिन को वहाँ से रिलेट कर सकते हो आप फंगस से। ठीक है, अब हमारा कंप्लीट होता है एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में 4 टाइप्स के टिश्यूज़ पढ़े थे। स्टार्टिंग में हमने क्या थे? 4 टाइप्स के टिश्यूज़ पढ़े थे जो हमने स्टार्टिंग की थी। एनिमल टिश्यूज़ 4 टाइप के थे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू को हमने स्टडी कर लिया है, जिसमें सिंपल और कंपाउंड हमने दोनों टाइप की एपिथेलियम को क्या किया? स्टडी किया। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टिश्यू हम स्टडी करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आज हम देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू किसको कहते हैं और बेसिकली इसमें कितने पार्ट्स होते हैं और बेसिकली ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इतना ओवरव्यू लेने के बाद एक एक चीज़ को हम डिटेल में भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। हमारा टॉपिक होगा कनेक्टिव टिश्यू।
कनेक्टिव टिश्यू का पहला पॉइंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट, बेहद इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कनेक्टिव टिश्यू इज mesodermal in origin, is mesodermal in origin. ओरिजिन कैसी होगी? मीजोडर्मल होगी, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज की मीजोडर्मल जो लेयर होती है वहाँ से ये क्या होंगे? ओरिजिनेट होंगे। दूसरा पॉइंट क्या होगा? कनेक्टिव, जैसे कि इनका नाम है, एक दूसरे को कनेक्ट करना, ठीक है। तो हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं या जो बॉडी के पार्ट्स हैं, ये उनको बाइंड करके या फिर फ्लूइड की फॉर्म में एक पार्ट को दूसरे पार्ट से, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, बाइंड्स टू एंड कनेक्ट द बॉडी पार्ट्स या फिर बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स। अब जब हम एपिथेलियल टिश्यू को स्टडी कर रहे थे तो हमने क्या पढ़ा? वहाँ पर हमने पढ़ा कि सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, लेकिन इन केस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स कैसी होंगी? लूजली अरेंज होंगी, कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होंगी। तो सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर loosely arranged। फिर वापस पीछे से कनेक्ट करेंगे। जब कॉम्पैक्टली अरेंज सेल थी इन केस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तो उनके बीच में जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स था वो कैसा था? नेग्लिजिबल था, या फिर हम कह रहे थे अब्सेंट था। लेकिन जब सेल्स दूर दूर हैं तो इनके बीच में स्पेस होगा तो वहाँ पर फ्लूइड भी होगा। तो यहाँ पर intercellular matrix is well developed, यानी abundant amount में होगा, well developed and abundant। abundant का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, भरपूर बोलते हैं किसको? abundant को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू का? नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? तो नेक्स्ट पॉइंट होगा इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन अब्सेंट होगी, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अब्सेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अब्सेंट, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू कैसा है? सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली अरेंज। जब लूजली अरेंज हैं, आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है, तो कैसी होंगी सेल्स? दूर दूर होंगी और उनके नीचे कोई भी बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट होगा, फिर से हम पीछे से कनेक्ट करेंगे, जो एपिथेलियल टिश्यू था वो हमने पढ़ा कि उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है और वो कैसे होते हैं? एवैस्कुलर इन नेचर, ठीक है। जबकि कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है? वैस्कुलर इन नेचर। कैसा होता है? वैस्कुलर इन नेचर मीन्स सेल्स आर nourished with blood और lymph। जबकि ब्लड और लिम्फ अपने आप में एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं, अभी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ? कुछ पॉइंट्स हुए जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारे घरों में सेवइयाँ बनती हैं, क्या बनती हैं? सेवइयाँ सबने खाई होंगी, दूध वाली। उसमें दूध होता है, सेवई के लच्छे होते हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं। समझ पा रहे हो? 3 पार्ट होते हैं वो दूध वाली सेवई के। वैसे ही जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है उसके भी 3 पार्ट हैं। एक लिक्विड पार्ट होगा, एक पार्ट होगा फाइबर्स और तीसरा पार्ट होगा सेल्स। समझ रहे हो?
जैसे कि वहाँ पे मिल्क था, उसमें फाइबर्स थे यानी कि सेवइयों के रेशे थे, और छोटे 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 ड्राई फ्रूट्स थे। वैसे ही इसमें मैट्रिक्स होगा, उसमें फाइबर्स होंगे और छोटे 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 सेल्स होंगे। ठीक है, देखो क्या पार्ट्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। पार्ट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, पार्ट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो पार्ट्स कितने होंगे? 3 पार्ट होंगे, बेसिक 3 पार्ट होंगे। सबसे पहला होगा मैट्रिक्स, सबसे पहला होगा मैट्रिक्स, दूसरा होगा फाइबर, और तीसरा होगा सेल्स। ठीक है, मैट्रिक्स, फाइबर एंड सेल्स। अब जो हमारा मैट्रिक्स है वो कैसा होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा, और इसको बोलेंगे ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्राउंड सब्सटेंस, द ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, जो मैट्रिक्स होगा वही एक कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, ग्राउंड सब्सटेंस है, और उसी में अंदर प्रेजेंट होंगे फाइबर्स एंड सेल्स। ठीक है, एक तरीके का लिक्विड है मैट्रिक्स, उसी में फाइबर्स और सेल्स क्या करते हैं? एम्बेडेड रहते हैं, यानी कि धसे हुए रहते हैं। ठीक है, और ये बना होता है हाइलुरोनिक एसिड का, हाइलुरोनिक एसिड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन, प्लस ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं फाइबर्स। फाइबर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स, और दूसरे इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन। जबकि ये कैसे होते हैं? मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन, मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट, ये कैसे होंगे? इन इलास्टिक इन नेचर, इन इलास्टिक इन नेचर। जबकि जो इलास्टिन प्रोटीन से बने होंगे वो कैसे होंगे? इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक इन नेचर। कोलेजन फाइबर्स अनब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड, जबकि इलास्टिक फाइबर्स ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड। यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स कैसे होंगे? येलो कलर्ड होंगे, येलो कलर्ड होंगे, जबकि इलास्टिक फाइबर्स वाइट कलर्ड होंगे, वाइट कलर्ड। समझ पा रहे हो इतना? पहला क्या है? मैट्रिक्स है, जिसको हम ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं, और जो बना होता है हाइलुरोनिक एसिड और ग्लाइकोप्रोटीन का। फिर ये हमारे फाइबर्स आते हैं, कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स, जो कि कोलेजन के बने हुए हैं, कोलेजन फाइबर्स, और इलास्टिन प्रोटीन के बने हुए हैं, इलास्टिन फाइबर्स। ठीक है, मेड अप ऑफ कोलेजन, इन इलास्टिक इन नेचर, अनब्रांच्ड, और ये हैं ब्रांच्ड, इलास्टिन प्रोटीन के हैं, इलास्टिक नेचर के हैं, वाइट कलर्ड एंड येलो। ये कैसे होंगे? वाइट होंगे, और ये येलो, येलो कलर्ड। ठीक है, अब चलते हैं सेल्स कौन कौन सी होंगी। सेल्स होंगी फाइब्रोब्लास्ट्स, फाइब्रोब्लास्ट होंगी। दूसरी होंगी हमारी मास्ट सेल्स, तीसरी होंगी मैक्रोफाजेस, मैक्रोफाजेस। चौथी होंगी एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स, और दूसरी होंगी एंटीबॉडी सिक्रीटिंग सेल्स, सिक्रीटिंग सेल्स। इनको हम बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा
सेल्स। ठीक है, ये था एक जनरल अकाउंट किसका, कनेक्टिव टिश्यू का, कि इसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं और इन पार्ट्स का अलग अलग रोल क्या क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं, ये हम स्टडी करने चल रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हो जाएगा पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। फिर हो जाएगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड देन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब लूज होगा तो मतलब इसमें मैट्रिक्स ज़्यादा होगा, मैट्रिक्स का अमाउंट ज़्यादा और फाइबर्स का अमाउंट कम। ठीक है, जबकि डेंस में मैट्रिक्स का अमाउंट कम होगा, फाइबर्स का अमाउंट ज़्यादा होगा। ठीक है, ये वापस टू टाइप्स के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू अगेंस्ट डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। सबसे पहला हो जाएगा एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, और दूसरा हो जाएगा एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। डेंस कनेक्टिव भी फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें होगा डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर, और दूसरा होगा डेंस डेंस इर्रेगुलर, इर्रेगुलर। जो हमारा स्पेशलाइज्ड है ये भी फर्दर टू टाइप्स का होगा, एक होगा स्केलेटल, स्केलेटल, और दूसरा होगा फ्लूइड, दूसरा होगा फ्लूइड, फ्लूइड। ठीक है, स्केलेटल भी फर्दर टू टाइप्स का, फर्दर टू टाइप्स का, जिसमें पहला होगा बोन और दूसरा कार्टिलेज, कार्टिलेज। ठीक है, जबकि फ्लूइड वाला भी फर्दर टू टाइप्स का होगा, जिसमें पहला होगा हमारा ब्लड और दूसरा होगा लिम्फ। ठीक है, ये है टाइप्स किसके, कनेक्टिव टिश्यू के। समझ पा रहे हो, ये चार्ट है जिसमें एक एक चीज़ों को हम अलग से डिटेल में करेंगे और ये डिटेल्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।